तो सोचिए जरा, 8 अप्रैल 1929 का दिन है। दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पूरी तरह धुएं से भरी हुई है और उस धुएं के बीच से एक आवाज पूरे आत्मविश्वास के साथ गूंज रही है, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम और आप मिलकर एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जहां इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक सबसे बौद्धिक और क्रांतिकारी नींव का विश्लेषण किया जाएगा। आज बात सिर्फ शौर्य या बहादुरी की नहीं होगी, बल्कि उन गहरे विचारों की होगी जो इस क्रांति के ठीक पीछे थे। तो चलिए इस सफर में चलते हैं और इस सोच को गहराई से समझते हैं। तो जल्दी से आज के इस विश्लेषण का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे असेंबली बॉम्बिंग से, फिर HSRA के उदय पर बात करेंगे। उसके बाद सॉन्डर्स की हत्या, उनकी क्रांतिकारी बुद्धि, मुकदमा और शहादत, और आखिर में उनकी अमर विरासत पर आएंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे आते हैं पहले भाग पर, मेकिंग द डेफ हियर, द सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग। अब इस अखबार की कटिंग को ध्यान से देखिए। ये उस जमाने का असली डॉक्यूमेंट है जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बॉम्ब और पर्चे फेंके तो कैसा हड़कंप मचा, ये यहां साफ दिख रहा है। वहां उस वक्त मोतीलाल नेहरू, जिन्ना और साइमन जैसे बड़े लोग मौजूद थे। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? बॉम्ब जानबूझकर खाली जगह पर फेंके गए थे। उनका इरादा किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार के उन दमनकारी कानूनों का विरोध कर रहे थे। आखिर बहरों को सुनाने के लिए एक ऊंची आवाज की जरूरत तो होती ही है ना। वहां जो पर्चे हवा में उड़ाए गए थे ना, उनकी ये शक्तिशाली लाइन देखिए। हम एक शानदार भविष्य का सपना देखते हैं, लेकिन इस महान क्रांति की वेदी पर कुछ व्यक्तियों का बलिदान अटल है। सच बताऊं तो दिमाग घूम जाता है यह सोचकर कि उन्होंने धमाके के बाद वहां से भागने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी। क्यों? ताकि आने वाले मुकदमे को एक मंच बनाकर वो अपने क्रांतिकारी और समाजवादी विचारों को पूरे देश के सामने रख सकें। अब आते हैं इस कहानी के उस इंजन पर जो ये सब चला रहा था। दूसरा भाग, द राइज ऑफ HSRA फ्रॉम एक्शन टू आइडियोलॉजी। यहां इस टाइमलाइन पर गौर फरमाइए। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वही ग्रुप था जिसका मकसद सशस्त्र विद्रोह के जरिए साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना था। समय के इस पहिए को देखिए। सिर्फ 3 साल, हाँ महज 3 साल की इस बेहद छोटी सी विंडो में कितना कुछ हो गया। 1928 में HSRA का बनना और सॉन्डर्स की हत्या, फिर अगले ही साल 1929 में असेंबली बॉम्बिंग, 1930 में फैसला और 1931 में शहादत। ये रफ्तार ही बताती है कि उनका अभियान कितना तीव्र और फोकस्ड था। अब यहां हमें 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं को न्यूट्रली समझना होगा। एक तरफ थी HSRA की फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, जहां यह माना जाता था कि आर्म्ड स्ट्रगल के माध्यम से ही एक सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया जा सकता है। और ठीक इसके उलट थी महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, यानी शांतिपूर्ण असहयोग की नीति। गांधी जी ने इस हिंसक रास्ते की आलोचना की थी। किसी का पक्ष लिए बिना ये देखना बहुत जरूरी है कि आज़ादी के उस दौर में ये दोनों टकराव कितने प्रमुख थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और तीसरे भाग पर नजर डालते हैं, द सॉन्डर्स असैसिनेशन, अ वायलेंट रिटेलिएशन। दरअसल मशहूर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की शुरुआत एक दुखांत घटना से हुई थी। साइमन कमीशन के विरोध में भारत के महान नेता लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज हुआ और उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस चोट से आहत होकर 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उसके जिम्मेवार SP स्कॉट को मारने का निश्चय किया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। उन्होंने गलती से ASP जॉन P साउंडर्स को शिकार बना लिया। 17 दिसंबर 1928 को साउंडर्स को मार दिया गया और ठीक उसके बाद HSRA ने एक लाल पोस्टर के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली। और मजेदार बात यह है कि इस पोस्टर पर उन्होंने बलराज नाम के एक स्यूडोनिम का इस्तेमाल किया था। अब हम वहां पहुंच गए हैं जो मेरी नजर में इस चर्चा का सबसे खास हिस्सा है। चौथा भाग, द रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्ट बियॉन्ड द बॉम्ब। देखिए, आमतौर पर हिस्ट्री बुक्स में इन क्रांतिकारियों की छवि बस गुस्से में भरे हथियार उठाने वाले युवकों की होती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इन लेखकों की सूची पर एक नजर डालें। कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की, अपटन सिंक्लेयर, यहां तक कि रविंद्रनाथ टैगोर और चार्ल्स डिकेंस, इन्होंने किताबों को अपना सबसे बड़ा साथी बनाया। जेल की छोटी सी कोठरी में होने के बावजूद उनकी पढ़ने की भूख लगातार बढ़ती गई। ये वही दौर था जब वो सिर्फ एक आज़ादी के फाइटर से एक बेहद प्रतिबद्ध मार्क्सिस्ट और समाजवादी विद्वान बन रहे थे।
और अगर इस इंटेलेक्ट का ठोस सबूत चाहिए तो द पीपल अखबार में छपे उनके मशहूर लेख वाई आई एम एन एथियस्ट के इन असली पन्नों को देखिए। ये स्कैन्स खुद बोलते हैं। बात सिर्फ पर्चे बांटने की नहीं थी, बाकायदा दार्शनिक और फिलॉसफिकल प्रबंध लिखे जा रहे थे वहां बैठे बैठे। ये दिखाता है कि उनकी तरकीब और विश्लेषण कितना मजबूत था। इस लेख के इन आगे के हिस्सों में उन्होंने अंधविश्वास पर ठीक सामने से प्रहार किया। पूरे रैशनलिज्म यानी तर्कवाद की वकालत की गई। इन शब्दों के जरिए उन्होंने एक बहुत सीधा और तीखा सवाल पूछा था, अगर सच में कोई सर्वशक्तिमान भगवान है तो वो इस पूंजीवाद के चलते गरीबों की ऐसी दुर्दशा और शोषण होने ही क्यों दे रहा है। उनका लक्ष्य था लोगों को झिंझोड़ना ताकि वो लॉजिक का इस्तेमाल करें। और इस बौद्धिक सफर के आखिर में जो निष्कर्ष निकलता है वो बहुत ही साहसिक था। उन्होंने साफ लिखा कि समाज को सच्ची समानता तब तक बिल्कुल नहीं मिल सकती जब तक वो एक्टिवली धर्म की इन संकीर्ण धारणाओं और मूर्ति पूजा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ता। उस जमाने में ऐसी क्रांतिकारी बात सोचना और लिखना वाकई हैरान कर देने वाला है। लेकिन इन सब का अंजाम क्या हुआ? आते हैं 5वें भाग पर, ट्रायल एंड मार्टिडम, द फाइनल स्टैंड। अब जरा इस नंबर को देखिए, 116। ये कोई मामूली अंक नहीं है। ये 116 दिन लंबी भूख हड़ताल थी जो उन्होंने जेल के अंदर की थी। उनकी मांग बहुत सिंपल थी। उन्हें आम मुजरिमों की तरह नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों यानी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाए ताकि उन्हें किताबें और ठीक-ठाक सुविधाएं मिल सकें। ये बेहिसाब इच्छा शक्ति का उदाहरण तो था, पर इसका परिणाम बहुत दर्दनाक निकला। इसी भूख हड़ताल में जतिन दास नाम के उनके साथी ने भूखे रहकर अपने प्राण त्याग दिए थे। और आखिरकार स्पेशल ट्रिब्यूनल का फैसला सामने आया। इस टेबल में देख सकते हैं कि नतीजा क्या निकला। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई। वहीं बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद मिली। 23 मार्च 1931 यही वो तारीख थी जब इन तीनों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। अपनी जान की आहुति देकर उन्होंने अपनी विचारधारा की बुनियाद को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। पर कहानी यहां खत्म थोड़ी होती है। चलिए चलते हैं आखिरी हिस्से पर, अनएंड्योरिंग लेगेसी, द शेयर्ड हीरो। उनकी शहादत के बाद से जो धरोहर शुरू हुई ना, उसने मॉडर्न हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। 2008 का इंडिया टुडे का पोल ही देख लीजिए, जहां उन्हें महात्मा गांधी से भी आगे रखकर ग्रेटेस्ट इंडियन चुना गया था। आज उनकी स्टैच्यू हमारे पार्लियामेंट में खड़ी है, और सबसे कमाल की बात तो यह है कि वो सरहदों से पारे एक शेयर्ड हीरो हैं। सोचिए, पाकिस्तान के लाहौर में आज भी एक्टिविस्ट ये मांग करते हैं कि जिस जगह उन्हें फांसी हुई उसे भगत सिंह चौक का नाम दिया जाए। वो एक अजर अमर प्रतीक बन चुके हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए इस आखिरी और बेहद जरूरी सवाल के साथ हम आप सभी को यहां छोड़ जाएंगे। जरा सोचिए, महज 23 साल के एक नौजवान के वो नए सेक्युलर और समाजवादी विचार